पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ रहे थे, इनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोला जाता है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो आज के वर्ल्ड में चलती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे इंडिया है, वी कॉल आवरसेल्फ एज ए सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। अमेरिका कॉल इटसेल्फ एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, रशिया है, चाइना है, दे कॉल देमसेल्फ एज ए कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये तीन फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें हमने पढ़ा था कम्युनिज्म और सोशलिज्म का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया, और कैपिटलिज्म का कंसेप्ट जो है वो एडम स्मिथ की एक बुक से आया था, द वेल्थ ऑफ नेशंस, वे वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उसने 1776 में लिखी थी। अब इन तीनों फिलोसफीज में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सोशलिज्म, कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। बेसिक फर्क क्या है? एक चीज है जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पढ़ा है सर ने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? कितने हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं इसको। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए ये 4 चाहिए। कोई फैक्ट्री लगानी है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और उस पर्सन का माइंड चाहिए जो फैक्ट्री लगा रहा है। एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन, वो माइंड जो फैक्ट्री लगा रहा है। तो ये 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी आई थिंक पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर ओनरशिप कम्युनिटी का है तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट सिस्टम या कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म है। अब आप कहोगे, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि कम्युनिज्म का मतलब है देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो भी सही है। कम्युनिज्म का एक मतलब है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये बात बोल के गया था कार्ल मार्क्स उसकी बुक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि कम्युनिटी विल ओन ऑल द थिंग्स। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिटी विल ओन ऑल द थिंग्स, सभी चीजों को कम्युनिटी ओन करेगी। और कम्युनिटी ओन करेगी। अच्छा, एक चीज और मैं बीच में पहले रुक के बताऊं, मैं आप लोगों को शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये चीज लिखो और ये ना लिखो, जो आपको नहीं आता वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा रुक के ऐसे लिखवाऊंगा नहीं कि आप ये लिखो, ठीक है। क्योंकि जो 10th तक का पढ़ने का सिस्टम है और 11th और फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने का सिस्टम अलग अलग होते हैं, ये तीनों सिस्टम। 10th तक आप जैसे पढ़ के आए हो, 11th 12th में जैसे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जैसे पढ़ोगे, ठीक है। 11th 12th से आगे आपको कोई बताएगा नहीं कि ये चीज लिखो और ये ना लिखो, तो आप लोगों को देखना है कि मुझे क्या नहीं आता जो मुझे लिखना है, ठीक है। जहां आपको लगे कि कुछ रह गया है या मैं स्पीड से जा रहा हूं, तो आप बोलो कि रुक जाओ, हम ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं समझाऊंगा और फिर मैं डिक्टेशन दूंगा कि आप लिखो इसको, ठीक है। तो कम्युनिटी ओनरशिप अगर होगी इन चारों चीजों की, तो वो हो गया कम्युनिज्म। अगर इन चारों चीजों पे ओनरशिप मिक्स्ड होगी, मिक्स्ड ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिज्म, मिक्स्ड ओनरशिप ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोशलिज्म। मिक्स्ड ओनरशिप का मतलब, जैसे इंडिया है, इंडिया में
इन चारों चीजों पे कहीं कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। जैसे इंडिया में पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनको गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं, पीएसयू, सीपीएसई और गवर्नमेंट कंपनी, ये सेम ही चीज है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और गवर्नमेंट कंपनीज, तीनों सेम ही चीजें हैं, एक ही चीज के तीन नाम है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कंपनी को ही बोलते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी। तो इनमें से कुछ लिखा हो, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। अब किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलोगे, किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलोगे? आप कैसे बोलोगे कि ये गवर्नमेंट बैंक है या गवर्नमेंट की कंपनी है? कैसे पता लगेगा कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट का बैंक है? आपको कोई कंपनी है ए और पता करना है कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग यानी ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप का मतलब ग्रेटर देन 50% उस कंपनी का ओन कौन करता है? शेयर का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। शेयर होल्डिंग, शेयर मार्केट सुनी होगी ना आप लोगों ने, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग मतलब उस कंपनी का पार्ट्स को कौन होल्ड कर रहा है। पार्ट्स मतलब उस कंपनी को डिवाइड किया गया होगा कुछ पार्ट्स में, तो कितने पार्ट्स कौन होल्ड कर रहा है। अब कंपनी को पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे? जब भी कोई कंपनी बनती है, कंपनी बनाने वाले को बोलते हैं प्रमोटर। ये सब चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये हम कुछ टाइम के बाद एडिटोरियल पढ़ना शुरू करेंगे न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का, वहां ये चीजें आएंगी। तो मैं वहां रुक के इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि प्रमोटर क्या होता है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैंने पढ़ा था प्रमोटर मतलब ओनर होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है, जो उस कंपनी को प्रमोट कर रहा हो। प्रमोट का मतलब है उसको स्टार्ट करने वाला, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर होता है, उसने कोई कंपनी बनाई ए, तो इसकी मर्जी है कि वो इस कंपनी के कितने पार्ट करेगा। वो ये भी बोल सकता है कि ये पूरी पार्ट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल डिवीजन नहीं है पार्ट का मतलब। यहाँ पे पार्ट का मतलब ये नहीं कि दीवार खड़ी करेगा कितने पार्ट बनाना है। यहाँ पार्ट का मतलब है कि उस कंपनी की ओनरशिप डिवाइडेड है कि एक ही पर्सन के पास है। यहाँ पार्ट का मतलब ये है। ये कंपनी बनाई ए, मान लिया इसके प्रमोटर ने बोला कि इस कंपनी के 100 पार्ट कर रहा हूं मैं। 1000 भी कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। 100 पार्ट हैं इस कंपनी के, और एक पार्ट, और इस कंपनी को खड़ा करने में या इस कंपनी को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा है, ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? बेसिक मैथ है, 1000, ठीक है। तो इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए हो गई। ऐसे शेयर की वैल्यू निकालते हैं किसी भी कंपनी के। उस कंपनी को प्रमोटर बताएंगे कौन है। प्रमोटर ये बताएगा उस कंपनी के शेयर कितने हैं। शेयर मतलब पार्ट, पार्ट मतलब कंपनी के ओनरशिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसने कहा कि ओनर मैं हूं, लेकिन मैं 100 पार्ट बना रहा हूं इस कंपनी के, और आज ये 100 पार्ट्स मेरे ही पास है, और ये 100 पार्ट्स जो है 1 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि मैंने इसको खड़ा करने में 1 लाख रुपए लगाया है। इससे होगा क्या, कल को अगर उसको 10 पार्ट सेल करने हो, 10 शेयर सेल करने हो, तो पता है कि एक शेयर की वैल्यू 1000 है, तो 10 की 10,000, तो 10,000 रुपए लेगा किसी से और 10 पार्ट को सेल कर देगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। जो शेयर मार्केट में शेयर को बाई और सेल किया जाता है, वो यही शेयर होते हैं, वही पार्ट होते हैं जो किसी कंपनी के बनाए होते हैं। तो कंपनी की टोटल वर्थ डिवाइड बाय कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, ये प्रमोटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। जितने पार्ट्स में वो डिवाइड करना चाहेगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट को बताना होता है
कि मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है तो उसकी मर्जी है वो कितने ही पार्ट बना सकता है, ठीक है। तो डिवाइड बाय पर पार्ट, तो एक शेयर की वैल्यू आ जाती है। अब कल को उसको अपनी कंपनी के 50% शेयर किसी को बेचने हैं तो बेच सकता है, 50 इंटू 10, 50 इंटू 1000 रुपए उसे ले लेगा, ठीक है, मतलब 50,000 ले लेगा और 50% ओनरशिप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? तो ऐसे कंपनीज को बाई और सेल किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी खरीदी और बेची ऐसे जाती है कि उनके पार्ट्स शेयर होते हैं, सेल होते हैं, पार्ट मतलब शेयर, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा प्राइवेट पर्सन के पास है तो वो एक प्राइवेट कंपनी है, और अगर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है तो वो एक पब्लिक कंपनी है। 50% से ज्यादा कितने, चाहे 50.1 हो, ठीक है। नॉर्मली अगर मान लें कि फ्रैक्शन में ना डिवाइड करें तो मतलब 51 मान लो, तो 51 शेयर गवर्नमेंट अगर होल्ड करती है, इस पर्सन ने ये कंपनी बनाई, कल को ये 51 शेयर गवर्नमेंट को बेच दे 51,000 में, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। तो कोई पूछ ले कि व्हाट इज नेशनलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए गवर्नमेंट कंपनी। लिखो लिखो, ये हाथ हटाओ स्टैंड वाला, एक्टिव होके बैठो और लिखो, ठीक है। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना इज नेशनलाइजेशन। प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट कंपनी बनाना इज नेशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को नेशनलाइजेशन बोलते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसी टाइम पे एक प्राइवेट बैंक था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसमें हिस्सेदारी खरीदी, उसके पार्ट्स खरीदे, उसके शेयर खरीदे और उसको गवर्नमेंट बैंक बना दिया। हम पढ़ेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी टाइम पे प्राइवेट बैंक था, बाद में गवर्नमेंट ने उस पर अपनी हिस्सेदारी खरीदी 50% से ज्यादा, उसको गवर्नमेंट बैंक बना दिया। हम पढ़ेंगे एयर इंडिया, एक डोमेस्टिक फ्लाइट है एयर इंडिया, कभी टाटा ओन करता था उसको, बाद में गवर्नमेंट ने उसको खरीदा और उसको पब्लिक बना दिया। फिर बात यह आएगी गवर्नमेंट क्यों खरीदती है? गवर्नमेंट इसलिए खरीदती है कि लोगों को सर्विस लो कॉस्ट पे दे पाए। अब प्राइवेट कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी वो महंगा होगा, पब्लिक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की है, तो मतलब लोगों की गवर्नमेंट ने बनाया है तो लोगों को प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। तो चीजों को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट चीजों को प्राइवेट से गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है, ठीक है। एक रेगुलेशन मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि आपकी जमीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर कुछ भी ग्रो कर सकते हो। व्हाट यू विल ग्रो, हाउ मच यू विल ग्रो and at what price you will sell, all things are controlled by Indian government. What you will produce, how much, कितना बनाओगे ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और किस प्राइस से बेचोगे ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तभी इंडिया में एमआरपी होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि वो चीज मैक्सिमम कितने में बिक सकती है, दैट इज एमआरपी, ठीक है। तो ये हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिया में, इसीलिए इंडिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती ही वही है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। अब लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम करेगी? ऐसे करेगी, प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट बना दिया, गवर्नमेंट कंपनी जो बना रही है वो चीज लोगों को सस्ते में दे दी, ठीक है। कितना कोई क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कितने प्राइस से बेचेगा, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। तो प्राइवेट प्लेयर भी जो चीजें बना के बेच रहे हैं, गवर्नमेंट उनके प्राइस को भी रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीज बनाई 400 रुपए की, अब 4000 एमआरपी लिख के बेच दो। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको, आप नहीं लिख सकते, एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते आप। गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट को कंट्रोल करती है अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो। ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एक्सेसिवली रेगुलेट कर रही है, तो मतलब गवर्नमेंट और ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज बना रही है, गवर्नमेंट कितना
प्रोड्यूस होगा इंडिया में, क्या प्रोड्यूस होगा, वो कितने में बिकेगा, सब चीज पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। हाँ जी, बिजनेस करते हैं जब भी प्रॉफिट की लिमिट होती है। हाँ बिल्कुल होती है। आप आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपने पेन बना लिया, पेन को बना के कितने में बेचोगे आप, इस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, आपने पेन बनाया 20 रुपए का, ठीक है, आप कह रहे हो मैं 1000 का बेचूंगी, गवर्नमेंट कहेगी ऐसे नहीं, एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं ले सकते आप। अगर ऐसा करोगे तो या तो करने नहीं देगी, और करने देगी तो कहेगी ठीक है टैक्स बढ़ा देंगे हम आपको, आप 80% टैक्स दे दो आपके प्रॉफिट का। टैक्स के पैसे का क्या करेगी, लोगों को देगी। गवर्नमेंट टैक्स का पैसा लेके लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम तो चलाती है। इंडिया में जब लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, कंपनीज का अपना टैक्स होता है जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, तो ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट का इनकम सोर्स क्या है, टैक्स ही है। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उस टैक्स को स्कीम्स के थ्रू लोगों को दे देती है। मतलब अमीर लोगों से टैक्स लेती है और गरीब लोगों में उस पैसे को बांट देती है स्कीम के थ्रू। इसी को सोशलिज्म बोलते हैं, कि जहां पे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो पब्लिक कंपनी बनाना सोशल वेलफेयर है, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रही है गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट पर्सन बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, उसको टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा के वहां से पैसा ले लेगी, स्कीम के थ्रू लोगों को देगी। ठीक है, नॉर्मली जो रिच हैं उन लोगों से ज्यादा पैसा लेगी, ठीक है, और फिर उसको उसको स्कीम के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये सोशलिज्म का मतलब है। रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, मैंने आप लोगों को बताया था, हम जो पढ़ेंगे वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। तो जो ग्राउंड पे हो रहा है वो सब कुछ अलग है, पढ़ेंगे अलग। तो पहले हम समझेंगे एक्चुअल क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट का काम एक्चुअल ये है जो मैंने बताया, क्योंकि सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। अब बात ये आती है क्या वो ऐसा कर रही है, तो आंसर इज नो, नहीं कर रही। तो वो नहीं कर रही वो एक अलग बात है, करना उसको ऐसे ही चाहिए, वो बनाई इसीलिए गई है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो एनडीए गवर्नमेंट है, उसको एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं। करंट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब है बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज। बीजेपी और उसकी अलाइड मतलब फ्रेंडली पार्टीज ने मिलकर जो अलायंस बनाया है उसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो अभी इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट है। क्लियर? तो एनडीए की गवर्नमेंट को बोला जाता है सूट बूट की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। ठीक है, अडानी अंबानी क्या है, कॉर्पोरेट्स। अडानी अंबानी क्या है, कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स का कंट्रोल हो जब गवर्नेंस पे, व्हेन कॉर्पोरेट्स कंट्रोल गवर्नेंस, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्योंकि जब कॉर्पोरेट्स गवर्नेंस को कंट्रोल करेंगे तो इन सब पे ओनरशिप प्राइवेट लोगों की होगी। अगर इन पे प्राइवेट ओनरशिप है तो उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो हमने 3 फिलॉसफीज समझी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। कम्युनिज्म, व्हेन कम्युनिटी विल ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटली, देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो कम्युनिज्म है। अगर ओनरशिप मिक्स है, मतलब कुछ पार्ट को प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ पार्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म। When the ownership of factor of production is mixed, mixed का मतलब प्राइवेट कुछ ओनरशिप है और कुछ ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तो उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी या मिक्स या सोशलिज्म। ठीक है, और जब ये ओनरशिप प्राइवेट के पास है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। तो ये 3 बेसिक फिलोसफीज वर्ल्ड में चलती हैं, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। क्लियर? डिवीजन किस बेस पे है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप। अगर वो ओनरशिप कम्युनिटी के पास है तो आप पूछोगे क्या ऐसा है वर्ल्ड में कहीं, तो आंसर इज नो, नहीं है। लोकल लेवल पे मैंने आपको बताया था, लोकल लेवल पे तो इंडिया में भी है। आप जब पंचायती जमीन सुनते हो गांव में, वो कम्युनिज्म है। तो कहीं कहीं है, वो पैचेज में है, पूरी इंडिया पे नहीं है। तो इंडिया में सोशलिज्म है
क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कंपनी भी है और गवर्नमेंट कंपनी भी है, ठीक है। इंडिया में कैपिटलिज्म भी है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट से बड़ी हो गई हैं आज के टाइम पे। तो धीरे धीरे हमारा सोशलिज्म कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हमारा सोशलिज्म कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। तो इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर है इसके बेस पे। अब इनकी डेफिनेशन समझो दूसरे बेस पे। यहां ऐसा नहीं होता कि एक वर्ड का एक डेफिनेट मीनिंग ये होगा, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अभी मैंने आपको समझाया कैपिटलिज्म क्या है, तो आप कहोगे जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो वो कैपिटलिज्म है, ठीक है। फिर कोई आपको कहेगा नहीं, कैपिटलिज्म का मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। 3 वर्ड मैंने यूज किए, कैपिटलिज्म इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी सर ने समझा दिया होगा क्या है आप लोगों को, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का दूसरा मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये कि जो प्राइस है किसी भी चीज का, प्रोडक्शन है किसी भी चीज का, इन दोनों को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी। क्या बनाओगे, कितना बनाओगे और किस प्राइस पे बेचोगे, व्हाट यू विल प्रोड्यूस, हाउ मच यू विल प्रोड्यूस, और कितने प्राइस पे बेचोगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर नहीं है तो वो कैपिटलिज्म है, उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसको दूसरे वे में ऐसे भी समझो, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटलिज्म, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये तीनों प्राइवेट के हाथ में है, तो वो कितना बनाएंगे कितने में बेचेंगे ये भी उन्हीं के हाथ में है। इसको ऐसे समझ लो। इसमें हम एक्सेसिव प्रॉफिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाओगे क्योंकि कंपटीशन आएगा, कर नहीं पाओगे। कैपिटलिज्म में आप एक्सेसिव प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप मोनोपोली में हो। मोनोपोली का मतलब है ये पूछ रहे हैं, तो मतलब क्या कैपिटलिज्म में हम 10 रुपए की चीज बना के 4000 में बेच सकते हैं? बेच सकते हो, जब तक आपके बराबर में कोई दूसरा वो चीज नहीं बना रहा है। आपके बराबर में कोई दूसरा वो चीज 10 रुपए की बना के 12 में बेच रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस उसके बराबर या उससे कम रखना पड़ेगा, तो कंपटीशन आएगा। तो कैपिटलिज्म में कंपटीशन होता है। तो पूछे कैपिटल, फिर ऐसे तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा है? तो कंपटीशन कंट्रोल कर रहा है। कंपटीशन चीजों के प्राइस को बढ़ने ही नहीं दे रहा, ठीक है। उस कंपटीशन को बोलते हैं डिमांड और सप्लाई। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में कंसेप्ट नहीं है। यहाँ जितने कंसेप्ट हैं बहुत भयंकर कंसेप्ट हैं, और जैसे जैसे आप हायर स्टडी में जाओगे आप लोग कि इतने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। हाँ वो दूसरी बात है कि आप लोगों को उस एंगल से पढ़ाया नहीं गया कभी भी इतना डीप जाके, ठीक है। तो कभी कभार थोड़े दिनों बाद आप लोगों को ये फीलिंग भी आएगी कि जो समझ के हम लोग ह्यूमैनिटीज ले रहे थे, कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर आप कितना बनाओगे, कितने पे बेचोगे, ठीक है, और क्या बनाओगे, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर उसको कंट्रोल करते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो गाड़ी बना रहा था या फोन बना रहा था, और उसका फोन 50,000 रुपए का बिक रहा था। मार्केट में कोई दूसरा फोन बनाने वाला था ही नहीं, तो उसकी मोनोपोली थी। इसको बोलते हैं मोनोपोली होना। मोनोपोली थी तो वो अपने अंधा प्रॉफिट ले रहा था। दूसरी कंपनी खुली, सेम मोबाइल को 40 बोले हम 40,000 में देंगे, तो क्या अब ये 50,000 में बेच पाएगा? नहीं, कोई लेगा ही नहीं, तो इसको अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। अब इतना करने में देखेंगे कि क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है। अगर क्वालिटी इसकी ज्यादा बेटर है तो इसको और घटाना पड़ेगा प्राइस।
ठीक है, क्या इसको कोई बोल रहा है प्राइस घटाने को? नहीं बोल रहा, लेकिन कंपटीशन उस चीज को करवा रहा है। अब एक तीसरा पर्सन आ गया, इससे अच्छी क्वालिटी को 25,000 में दे रहा है, अपने प्रॉफिट को कम कर रहा है वो, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट किलिंग, कि अपने प्रॉफिट को मार रहा है वो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसको सरवाइव करना है। पहले ही 2% बैठे हुए हैं कंपटीशन में, ठीक है, तो क्या ये दोनों 40 में बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो मार्केट डिसाइड करती है, मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई, कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर सप्लाई बहुत अच्छी है, सप्लाई का मतलब कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, और खरीदने वाले पर्सन जो हैं वो भी ज्यादा हैं, तो ये लोग एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। सप्लाई कम है, फोन एक ही है, ठीक है, खरीदने वाले 1,000 हैं, अब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये प्राइस बढ़ाया किसने? लोगों ने बढ़ाया। मोबाइल फोन 1,000 हैं, खरीदने वाला एक है, प्राइस घटेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सारा मार्केट में, उसको मार्केट बोला जाता है। मार्केट मतलब जो लोग वो कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन, लोग लाइन में लगते हैं, फिर वो चीज ब्लैक में बिकती है। ब्लैक में बिकने का मतलब उसके एक्चुअल प्राइस से ज्यादा में बिकेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि एप्पल की मोनोपोली है, उसने सप्लाई को कंट्रोल कर लिया है, उसने ज्यादा फोन बनाया ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं सप्लाई अगर दूंगा ही नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा मेरे आईफोन का। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा बहुत सारी कंपनी करती है। तो फिर आप पूछोगे क्या ऐसा करना सही है क्या? अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ऐसा करना सही है, लेकिन अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो ऐसा करना गलत है, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी है तो ऐसा करना पाप है। तो आप देख रहे हो वो लिमिट बढ़ती जाएगी उसकी गलत होने की। कैपिटलिस्ट में सही था, सोशलिज्म में सही नहीं है, और कम्युनिज्म में वैसा करना पाप है, कि आप सोच भी कैसे सकते हो ऐसा करने की। तो यहां दो चीजें हमने समझी कि जो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, एक तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप पे चलती है, और दूसरा चलती है डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट, अब इंडिया में ये डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अभी जैसे ही एलपीजी क्राइसिस हुआ, रिसेंट एग्जांपल ले लो, एलपीजी क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि भाई एक हाउस होल्ड को 45 दिन में एक ही सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप डिमांड, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से डिमांड को घटा दिया। पहले हर हाउस होल्ड 15 दिन में सिलेंडर ले रहा था, ठीक है, अब उसको 45 दिन में लेना है, तो 45 दिन में वो तो 3 सिलेंडर लेता ना, अब कितने लगा? एक। डिमांड घटा दी गवर्नमेंट ने, तो प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो प्राइस बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? डिमांड को नीचे कर दिया। तो किसने रेगुलेट किया? गवर्नमेंट ने। अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, वो नहीं करेगी कंट्रोल, वहां महंगाई लेना पड़ेगा आपको। तो इंडिया में ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो कितना कंट्रोल करेगी किस चीज को, ठीक है, इसीलिए उसने कंट्रोल के लिए पूरा एक सिस्टम बना रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट है, स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठे हैं, ठीक है। पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। जो मैंने बताया था, क्या इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है? बिल्कुल है, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। तो हर जगह पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है अपने ऑफिसर से के थ्रू, ठीक है। तो जहां सोशलिस्ट सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो सोशलिस्ट सिस्टम को डिफाइन करने के अलग अलग वे हैं। एक ये कि आप बोलोगे सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब है कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा कंट्रोल? डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल। और कौन सा कंट्रोल? कि आप क्या बनाओगे, कितना बनाओगे,
कितने प्राइस से बेचोगे, ठीक है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। स्टैंड हटाओ, स्टैंड जब तक हटाओगे नहीं एक्टिव नहीं बैठ पाओगे, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो सोशलिज्म का ये भी मतलब है, सोशलिज्म का ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट बनाएगी। सोशलिज्म का ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेगी और जो कम कमा रहे हैं उनको स्कीम के फॉर्म में वो पैसे को देगी। सोशलिज्म को एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते आप, सोशलिज्म के ये सारे मतलब है। आई रिपीट, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट बना रही है तो वो सोशलिज्म है, अगर गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर रही है तो वो सोशलिज्म है, अगर गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करोगे उसको कंट्रोल कर रही है, सोशलिज्म है, अगर गवर्नमेंट जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे टैक्स ले रही है और जो कम अर्न कर रहे हैं उनको स्कीम के थ्रू पैसा दे रही है, तो सोशलिज्म है। इन सब में एक चीज कॉमन है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर रही है। तो जब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करेगी तो वो सोशलिज्म है, नहीं करेगी तो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म जीरो सोशल वेलफेयर, सोशलिज्म गवर्नमेंट अच्छा खासा सोशल वेलफेयर करेगी, कम्युनिज्म एक्सेसिव सोशल वेलफेयर। इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ये चीजें सीखनी है धीरे धीरे, कि ऐसा नहीं है 10th की तरह की एक वर्ड है एक डेफिनेशन है उसकी, चीजें ब्रॉड है तो ब्रॉड समझना पड़ेगा आपको, हर एक एंगल से समझना पड़ेगा, उन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे कैपिटलिज्म ये सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में गवर्नमेंट का हम पढ़ रहे हैं या फिर ये पॉलिटिकल और सोशल दोनों स्फीयर में? पॉलिटी जो है, इकोनॉमी और पॉलिटी एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है। बैठो मैं आंसर करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कैपिटलिज्म, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू, आप इनको अलग कर ही नहीं सकते। गवर्नेंस सिस्टम जो होगा वो डिपेंड, अगर गवर्नेंस सिस्टम कंट्रोल्ड है तो सोशलिज्म है, अगर गवर्नेंस सिस्टम ओपन है, ओपन है क्या मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो कैपिटलिज्म है। तो ये हो गया पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछोगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप किसका है, वो इकोनॉमिक डेफिनेशन है सोशलिज्म की और कैपिटलिज्म की। कंट्रोल, क्योंकि मैंने बताया था गवर्नेंस का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, लिमिट लगाना। गवर्नेंस का मतलब यही है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्यों बनाई हम लोगों ने, ताकि सोसाइटी रूल्स फॉलो करे, यही मतलब था गवर्नमेंट बनाने का। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी और सोसाइटी को लिमिट करेगी कि सर्टेन चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब ही लिमिट करना होता है। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, मींस टू लिमिट समथिंग, ठीक है। जब आपके घर वाले आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो गवर्नेंस का ही सिस्टम है घर में, कि आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं करना है जो बताएगी वो गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस को नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है, वो लिमिट करती है हमेशा इंडिविजुअल को कि आप ये चीज नहीं कर सकते। तो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को अगर गवर्नेंस सिस्टम के हिसाब से देखोगे, गवर्नेंस सिस्टम मतलब ये कम्युनिज्म है, ये सोशलिज्म है और ये कैपिटलिज्म है। जीरो गवर्नेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया, जीरो गवर्नेंस, यहां कोई गवर्नेंस नहीं होगी, लिमिट ही नहीं होगी। लिमिट नहीं होगी तो कंट्रोल कौन करेगा, अभी बताया तो मार्केट कंट्रोल करेगी, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करेगी कि चीज कितने की बेचेगी कितने की। यहां पे लिमिटेड कंट्रोल, एक्सेसिव कंट्रोल, क्योंकि जब तक एक्सेसिव कंट्रोल नहीं होगा तब तक प्राइवेट ओनरशिप को खत्म ही नहीं कर सकते आप। प्राइवेट ओनरशिप तभी खत्म होगी ना जब गवर्नमेंट एक्सेस में कंट्रोल करेगी। एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि आज गवर्नमेंट कहे कल से सब प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट की, तो आप सोचोगे क्या गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है? बिल्कुल कह सकती है और बिल्कुल कर सकती है। इंडिया में लॉ है ऐसा कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक बना सकती है फॉर द सोशल वेलफेयर। आप उसका एग्जांपल आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड मैं बताऊं, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, लैंड एक्वायर करती है, लोगों की जमीन एक्वायर कर लेती है रोड बनाने के लिए, तो क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी बना लिया उसको, ठीक है। तो एक्सेसिव कंट्रोल जब होगा ना, वो कम्युनिज्म है, लिमिटेड कंट्रोल सोशलिज्म है, और जीरो कंट्रोल कैपिटलिज्म है। ये हो गई गवर्नेंस पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से डेफिनेशन, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप सोसाइटी, फैक्टर ऑफ ओनरशिप पे प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप मिक्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप प्राइवेट, ठीक है। तो ऐसे हम उनको पॉलिटिकल वे में और इकोनॉमिक वे में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप ये बोल रहे हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप कम्युनिटी के पास है, ठीक है, कम्युनिटी जब उन चीजों को ओन करेगी तो गवर्नेंस भी कम्युनिटी के पास ही रहेगी। तो गवर्न कौन करेगा? कम्युनिटी करेगी। मिक्स का मतलब क्या है? कुछ पे प्राइवेट करेगा, कुछ पे गवर्नमेंट करेगा। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म अपने आप में इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं जो हायर स्टडी में, जिनमें पीएचडी होती है। तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। आप जितना, मतलब मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी पॉलिटी समझने के लिए और इकोनॉमी समझने के लिए कि सिस्टम चलता कैसे है, ठीक है। अब इसको एक वे में और समझो। आज के टाइम मैंने आप लोगों को बताया था पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। फाइट किसकी है? आज ईरान और यूएसए लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ईरान के, यूएसए को, खुद के लिए नहीं, बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए। वो कह रहा है मैं वर्ल्ड लीडर हूं। तो वर्ल्ड लीडर तो आप तभी प्रूव होगे ना जब आप पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखोगे। अब वर्ल्ड में पीस कैसे बनेगा? जब सबको जो चाहिए वो मिल रहा हो, तो ही वो आपको वर्ल्ड लीडर मानेंगे ना। तो जो ऑयल सप्लाई है उसको कंट्रोल ना करे ईरान, ठीक है, अमेरिका कंट्रोल करे उसको। ईरान ये चाहता नहीं कि अमेरिका को मैं कंट्रोल करने दूं, इसी बात की लड़ाई है। ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। क्रूड ऑयल के बिना वर्ल्ड नहीं चल सकता, दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि एनर्जी के लिए जरूरी है। पेट्रोलियम, डीजल, बहुत सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट बनते हैं जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, ठीक है। अब वो चलाने के लिए एक ग्रुपिंग है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस कंट्री को, इस ग्रुपिंग को अमेरिका अपने डोमिनेंस में रखना चाह रहा है कि वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड में कहां पे कितना एनर्जी सप्लाई जाएगा। ईरान कह रहा है कि मैं तो आपको नहीं करने दूंगा। तो फाइट किसकी है? नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल की, ठीक है। तो वर्ल्ड में हर एक जगह फाइट नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल की है, ठीक है। जब कोई पर्सन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है कि इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज, मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे ना, कहां पे क्या होगा मैं कंट्रोल करूंगा ना। तो हर चीज की फाइट नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल की है। आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने समझाया था, आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो कि आप लोग अच्छी पोजीशन पे जाओगे, और जो स्कार्स या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जब इफेक्टिवली कंट्रोल करने का नंबर आएगा कि कौन इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा, तो आप अपनी दावेदारी रखोगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। ये कहावत है इंग्लिश में। इसका मतलब है कि अगर आप गवर्नेंस सिस्टम, जो सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम बना रहे हैं उनमें नहीं हो ना, तो फिर आप गवर्न होने वालों में मिलोगे, तो आपको कोई और गवर्न करेगा। इफ यू आर नॉट एट द टेबल, टेबल पे नहीं हो तो आप मेन्यू में होगे, तो आपको कंट्रोल कोई और कर रहा होगा। तो उसी चीज की फाइट है। आप लोग भी उसी लिए पढ़ रहे हो कि कल को आप बड़ी पोजीशन पे होगे तो आप दावेदारी कर पाओगे कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनका कंट्रोल करना चाह रहा है हर कोई। तो वो दावेदारी हर ह्यूमन बीइंग की वहीं पे अल्टीमेटली, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करेगा। जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा उतना ही आपको ये लगेगा कि मेरे पास पावर है। वही तो पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल पावर है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में क्यों पावरफुल है? क्योंकि इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल उसके पास है ना, ठीक है। वही अमेरिका चाह रहा है कि मैं वर्ल्ड लीडर हूं तो पूरे वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल मेरे हाथ में हो। ईरान वो चाहता नहीं,
यही लड़ाई है, मेन रीजन यही है, बाकी सब साइड रीजन है, बाकी और भी रीजन है लेकिन ये मेन रीजन है। ठीक है, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, ईरान अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री बताता है। ठीक है, हालांकि उनका सोशलिज्म थोड़ा सा उस साइड है। अब ये थोड़ा सा उस साइड का क्या मतलब है मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा, इसमें और इन डेप्थ थोड़ा सा हमें पढ़ना है। क्योंकि अदरवाइज वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि आपको कोई बोलेगा कि भाई ये अमेरिका ईरान की फाइट नहीं है, ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की फाइट है, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाले ने बोल क्या दिया। अब समझ में आएगा कि कम्युनिज्म का मतलब है कि ईरान में नेचुरल रिसोर्सेज सबके हैं, वो हमें सब ईरानियन के हैं, और वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं, इसलिए न्यूज़पेपर में हेडिंग आएगा इट्स अ फाइट बिटवीन कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो हेडिंग क्यों था। तो वो हेडिंग समझने के लिए आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफी के को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वर्ल्ड में, जो किस ज्योग्राफी पे क्या गवर्नेंस सिस्टम होगा, वही जियोपॉलिटिक्स है। और जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे, लेकिन हर चीज घुमा फिरा के एक ही जगह पे आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल। तो वही कंट्रोल यहाँ एक्सेसिव, यहाँ लिमिटेड, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट को दे दो सब। प्राइवेट को क्यों दें? क्योंकि प्राइवेट लोग उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे। ठीक है, अब प्राइवेट लोग इफेक्टिवली यूज करेंगे, तो जो इफेक्टिवली यूज कर रहा है, जो घर में गाड़ी इफेक्टिवली चला पाएगा उसी को गाड़ी दो, ताकि पूरा बेनिफिट पूरी फैमिली को मिले। जब प्राइवेट पर्सन को दोगे नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल, तो वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकालेगा और उस बेनिफिट को सबको यूज करने देंगे। अब अगर वो कोई पर्सन तेल निकाल रहा है, ऑयल निकाल रहा है, ठीक है, ऑयल निकालेगा तो वो सब यूज करेंगे ना, बाकी निकाल ही नहीं पा रहे थे, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी उसी को निकालने दोगे ना। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्स का मतलब लिमिटेड। ठीक है, जिसके पास जो ज्यादा एफिशिएंट है वो उसको यूज करे। ये मैंने आपको 2 वर्ड में पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा पॉलिटी बता दिया। यही इकोनॉमी है और यही पॉलिटी है, सारी हर चीज इसी पे कंट्रोल होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो एफिशिएंट है वो उनको कंट्रोल करना भी चाहिए और उनको कंट्रोल करने देना चाहिए। तो अमेरिका कह रहा है मैं सबसे एफिशिएंट हूं, लेट मी कंट्रोल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। चाइना कह रहा है हम तो नहीं करने दें, रशिया कह रहा है हम तो नहीं करने दें। इसी बात की लड़ाई है, यही फाइट है अल्टीमेटली, और कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ समझ में आया होगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। हाँ, जो मैं बता रहा हूं वो ना समझ में आए तो वहां पूछो कि ये हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों को ये क्लास एक बार दोबारा जाके देखनी पड़े। ठीक है, कोशिश करो नोट्स बनाओ, जितना ज्यादा लिख सकते हो। कुछ टाइम लगेगा कि जो आपका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बनने में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 10th क्लास के बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो या तो सुन ही सकता है या लिख सकता है। आगे आगे आप जाओगे तो कोई आपको लिखवाएगा नहीं, यहाँ तो हम फिर भी लिखवा देंगे, लेकिन आप आगे जो पढ़ने जाओगे वहां कोई नहीं लिखवाएगा, वहां सिर्फ आगे लेक्चर देंगे आपको। अपने उस लेक्चर में एक वर्ड लिखा कि पूरा लेक्चर लिखा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। फिर बात वहीं आएगी उस लेक्चर को, वो लेक्चर एक नेचुरल रिसोर्स था जो एक पर्सन ने दिया, लिमिटेड है, आप उसको कितना इफेक्टिवली यूज कर पाए वो आप पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा इफेक्टिवली यूज करेगा वो विनर है, जो नहीं कर पाएगी वो लूजर है। ठीक है, तो जो इफेक्टिवली यूज करेगा वो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को, वो कंपटीशन को क्लियर करेगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। फिलोसफी हर जगह वही रहनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सबको एक्सेस करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ इफेक्टिवली उनको यूटिलाइज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। यही स्टोरी है अफ्रीका की और यूरोप की। नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में भी उतने ही हैं, यूरोप में भी उतने हैं, इवन अफ्रीका में ज्यादा हैं। रिच कौन है? यूरोप, वो इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, उनको आते नहीं है। ठीक है, तो जिनको नहीं आते फिर चाइना, रशिया, यूएसए, वो लोग जाके अफ्रीकन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप लोगों से नहीं हो रहे, हमें करने दो, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। ठीक है, तो फाइट घुमा फिरा के हर जगह वही है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वियना नाम का एक जगह है, वियना, VIENNA, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया एक यूरोप की कंट्री है, वहां इसका हेडक्वार्टर है वियना का। हाँ जी, जैसे प्राइवेट कंपनी तो गवर्नमेंट की हो सकती है, क्या अगर गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट कंपनी? हाँ बिल्कुल, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेट को बेच दे उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिसेंट एग्जांपल अभी दिया था मैंने, एयर इंडिया। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की थी, 1955 गवर्नमेंट ने खरीद लिया, 2023 या 2 गवर्नमेंट ने वापस से टाटा को बेच दिया। खरीदना, प्राइवेट कंपनी को खरीदना गवर्नमेंट द्वारा, नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी को वापस प्राइवेट को बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड पढ़ोगे आप, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ के भी आए होगे शायद लोअर क्लासेस में, 9-10 में पढ़ा होगा डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड आपने कहीं ना कहीं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, पैसा लगा रखा था, कंपनी आपकी थी, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने वो पैसा वापस ले लिया और किसी और को कंपनी बेच दी। ठीक है, तो उसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये भी पॉसिबल है और ये इंडियन गवर्नमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अब डिसइन्वेस्टमेंट करना इज अगेंस्ट सोशलिज्म, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट में है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट बना रही है। प्राइवेट होना कैपिटलिज्म है, तो सोशल वेलफेयर कैसे होगा? तो डिसइन्वेस्टमेंट गलत माना जाता है इंडिया में। जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है उसको ये माना जाता है कि ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, सूट बूट की सरकार। फिर वही वर्ड आता है कि ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो प्राइवेट को बेच देंगे सब कुछ, अब प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया में इतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी हो गई है कि टॉप 1% होल्ड 50% ऑफ इंडिया इनकम। टॉप 1% जो लोग हैं इंडिया के, वो इंडिया की 50% इनकम को होल्ड करते हैं। तो ये इनकम इनइक्वालिटी है। तो फिर बात ये आती है कि कहां है वो सोशलिज्म जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो सोशलिस्ट है कहां पे? यहाँ तो है ही नहीं। कहने को तो है लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, लिखा तो है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा।